बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है टेस्ट नंबर 4, 7 प्लस 8 जो चैप्टर है पार्ट 1 का। इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल आमतौर पर जो आते हैं 7 चैप्टर से 8 चैप्टर से। सो बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ इनमें प्रैक्टिस बुक्स को भी देखा करें, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी होते हैं, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं आप न्यूमेरिकल स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 1 जी, फॉर सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन एल एंड टी विल बी। अब देखो हमारे पास जो टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है वो 2 पाई टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी होता है। सो अगर इसका अब आप टाइम पीरियड डायरेक्टली पूछ रहे हो तो आप लेंथ के इन बिटवीन लेंगे। सो ज़ाहिर टाइम और लेंथ के इन बिटवीन जो ग्राफ आएगा वो इस तरह की कर्व्ड लाइन आएगी। सो अगर जो है आप एल और टी स्क्वायर के इन बिटवीन जो है वो कर्व लेंगे तो देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तब ये स्ट्रेट लाइन आएगी। वैसे जो है वो टाइम और लेंथ के दरमियान अगर लोगे टाइम पीरियड और लेंथ, तो फिर टाइम पीरियड एंड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के दरमियान लेना पड़ेगा आपको। सो वो दैट विल बी अ कर्व्ड लाइन। ठीक है जी। सो इसमें आंसर जो है आपका कर्व लाइन है। अगर ये होता टाइम पीरियड एंड लेंथ स्क्वायर, टाइम स्क्वायर और लेंथ के इन बिटवीन, फिर हम कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन सा बनेगा? बीटा। Second beta, for a simple harmonic oscillator the potential energy will be equal to kinetic energy during a cycle। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी इसमें हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर, जहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इट मीन्स एट 2 पॉइंट्स जो है इन अ साइकिल जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफ़ा ये आपस में इक्वल होती है, फिर हम आंसर कहेंगे कि वो जो है वो 4 टाइम्स। उसकी वजह है कि एक दफ़ा जो है वो इस तरह रेवोल्यूशन में जो है वो इस पॉइंट से 2 दफ़ा आपने पास करना है और इस दफ़ा इस पॉइंट से भी 2 दफ़ा पास करना है। तो इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन आप इस एक पॉइंट से 2 दफ़ा क्रॉस करते हो। सो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाता कि सिर्फ जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग साइकिल कितने पॉइंट्स पे इक्वल होती है, तो ये 2 पॉइंट है जहाँ वो आपस में इक्वल होती है। नेक्स्ट जो है इन अ टनल अगर हम बना लें डायमेट्रिकली, उसमें कोई ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस है क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा यूनिफॉर्म मोशन से। सो हम कहेंगे वो परफॉर्म क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इसका आंसर होगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्टिकल एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द पीरियड t1 और कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड टू अनदर कैरा स्प्रिंग t2। अगर उनको हम सीरीज में जोड़ दें देन इनका रिलेशन क्या बनेगा? सपोज हम कर लेते हैं कि एक पार्टिकल m है और k रिप्रेजेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई m ओवर k बनेगा। तो t1 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m ओवर k1, और यहाँ से अगर आप दोनों तरफ स्केयर ले लें तो k1 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m ओवर t1 स्क्वायर। तो यहाँ से k2 की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अब देखें कि अगर आप स्प्रिंग को कॉम्बिनेशन बनाते हो सीरीज में तो फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर k इज इक्वल टू 1 ओवर k1 प्लस 1 बाई k2, ये सीरीज के लिए फार्मूला होता है। तो यहाँ से जो है आपके पास अगर इसका एलसीएम ले लें तो प्रोडक्ट ओवर सम बन जाता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कॉम्बिनेशन का अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर m ओवर k इक्वलेंट आएगा। सो के सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m ओवर टी स्क्वायर, सेकंड स्प्रिंग के लिए जो है ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m ओवर टी स्क्वायर। अब के सी जो है वो यहाँ पर अगर देखें यानी कि इसका इक्वलेंट अगर आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो वो प्रोडक्ट ओवर क्या है, सम। यहाँ से जो है अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लें तो यहाँ देखें k1 की वैल्यू आपने पुट की, फिर k2 की वैल्यू पुट की, और यहाँ k1 और k2 की वैल्यू पुट करने से ऊपर पाई स्क्वायर m कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी 4 पाई स्क्वायर m कॉमन आ जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके पास जो फाइनली जो है यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आंसर बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। एक दफ़ा बेटा आप इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा। सो आंसर आपका यहाँ पर कौन सा बन रहा है, बीटा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहता है जी वेरी सिंपल, पार्टिकल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर, और इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो आपने बताना है, और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर गिवन है। मैथ 0.3 है, के 15 है, एक्स की वैल्यू जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ जो है वो एम ए के इक्वल रखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग,
और यहाँ से एक्सेलेरेशन आपने कैलकुलेट करना है, तो माइनस के ओवर एम इंटू एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे और गेट द आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें बेटा आपका आंसर कौन सा बनेगा, डेल का आंसर बनेगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वैसे बेटा जो आपके पास फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी होता है, यानी सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ साइन है। अगर आप साइन स्क्वायर की बात करें तो इसकी मोशन पीरियोडिक तो होगी, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसीडर नहीं होगा। सो आंसर आपका बीटा बनेगा, पीरियोडिक होगी लेकिन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड 2 पाई ओवर ओमेगा। सो यहाँ बेटा आपका आंसर जो है बीटा बनेगा। सो अगर यहाँ साइन थीटा ओमेगा टी होता फिर हम कहते हैं कि उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फिर आंसर चार्ली होता। अच्छा जी, 7 में अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज स्फेरिकल हॉलो बॉब, और इसमें कहता है फिल्ड विद वाटर, अ प्लग्ड होल नियर द बॉटम ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द बॉब। कहता है ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन टिल वाटर कमिंग आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वुड। इसका आंसर बेटा अल्फा बनेगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस टू द ओरिजिनल वैल्यू। इसकी रीजन क्या है, गौर से सुनना बेटा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मैस ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता, ये क्लियर है, लेकिन सेंटर ऑफ मैस पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड जो है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता, जो मैस ऑफ बॉब है, लेकिन सेंटर ऑफ मैस पे डिपेंड करता है। तो अगर सेंटर ऑफ मैस देखें, यहाँ पे लेट से उसका सेंटर ऑफ मैस ये है, तो अब ये पूरा फुल फिल था। जब वाटर लीक आउट होना शुरू होगा, यहाँ से ड्रॉप होना शुरू होगा, तो सेंटर ऑफ मैस भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है। जो सेंटर ऑफ मैस नीचे आता जाएगा तो एल प्लस डेल्टा एल यानी उसकी लेंथ इंक्रीज करती जाएगी। तो जो ये सेंटर ऑफ मैस नीचे आता जाएगा, लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, हम कहेंगे टाइम पीरियड इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए हमने लिखा फर्स्ट इंक्रीज। उसके बाद जो है जो ही इस यहाँ से वाटर खत्म हो जाएगा, मतलब होल से सारा वाटर निकल जाएगा, तो सेंटर ऑफ मैस दोबारा से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब है लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सो टाइम पीरियड भी ओरिजिनल वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। इट मीन्स का आंसर अल्फा बनेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो मैस ऑफ द बॉब पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन सॉरी लेकिन जो है वो सेंटर ऑफ मैस पे डिपेंड करता है। यही वजह थी कि आप जब एक्सपेरिमेंट किया करते थे तो लेंथ ऑफ द सेंटर सिंपल पेंडुलम आप सेंटर से हमेशा लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें आप पार्टिकल executing simple harmonic motion, amplitude a has maximum value v naught, its speed at the displacement of a naught over 2। यहाँ जस्ट आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना है और v इज इक्वल टू हमारे पास बेटा क्या होता था, एक्स नॉट जो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। तो वहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको एम्पलीट्यूड कितना बताया हुआ है, ए नॉट ओवर 2 यानी एक्स नॉट ओवर 2, तो आप एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट ओवर 2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू वी नॉट ओवर 2। इसको सॉल्व करके देखिएगा एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक सो। तो इस वजह से मैं सोल्यूशन नहीं दिया। अब देखें आगे एक्सेलरेशन, चूँकि लेक्चर में भी आपको करवा दिए थे इस तरह के क्वेश्चन, तो बहुत ईजी है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो है वो आपके पास बेटा जो है द एक्सेलेरेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सो आपने पढ़ा था लेक्चर में भी कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन, जो कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस एक्स। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी हो, तो फेज कितना होता है, फेज होता है 90। हमें पता है एक्स इज इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है ये कब एप्लीकेबल होती है, जब हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी ने जो अपनी मोशन है वो कहाँ से स्टार्ट की है, मीन पोजीशन से स्टार्ट की है। तो अगर इनिशियल फेज उसका हो मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करे, अदर देन मीन पोजीशन स्टार्ट करे, तो फिर जो है वो यहाँ से हम कहते होते हैं कि जी इसका जो है वो फिर हम इसको कह देते हैं कि अगर अदर देन उसने मीन पोजीशन स्टार्ट किया है तो फिर हम फाई को कहते होते थे ये इनिशियल फेज है। तो यहाँ फिर इनिशियल फेज पुट करेंगे, तो इनिशियल फेज अगर 90 पुट कर दें तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। तो इसलिए आंसर जो है वो जब भी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी वाली हम यूज़ कर रहे हो, उस वक्त फेज जो है वो हम कितना कंसीडर करते हैं, 90 फेज कंसीडर करते हैं। सो इसलिए आंसर बेटा इसमें चार्ली बनेगा। नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम उस पेंडुलम को बोलते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 ओवर टाइम पीरियड होती है, 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा, आंसर बनेगा चार्ली। एनर्जी जो कि डिसिपेट हो रही होती है फ्रॉम द ऑसिलेटरी सिस्टम जो है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हो रही होती है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी वजह से जो है वो उसमें डैम्पिंग आ रही होती है। तो आंसर कौन सा बनेगा, चार्ली। नेक्स्ट जो है, इफ मास अटैच टू स्प्रिंग जो है इज मेड 4 टाइम्स। अब स्प्रिंग जो है उसके केस में चूंकि फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k।
तो इसका उसका टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर रिमेन सेम नहीं रहना। अगर ये सिंपल पेंडुलम होता तब हम कहते हैं रिमेन सेम। अब चूंकि ये मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहा है, उसका फॉर्मूले में मैस आता है, तो अगर आप मैस 4 टाइम्स करोगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसका आंसर बेटा अल्फा हो जाएगा। 14 में रेजोनेंस कर्व इज फेयरली फ्लैट फॉर हैवीली डैम्प सिस्टम जो होते हैं उसमें जो है वो डैम्पिंग जो है वो इन्वर्सली या एम्पलीट्यूड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग होता है। जितनी डैम्पिंग ज़्यादा होगी उतना फ्लैट कर्व बनेगा, तो हैवीली डैम्प सिस्टम के लिए रेजोनेंस कर्व जो है वो फ्लैट बनता है। अल्फा आंसर है। A body executes simple harmonic motion and amplitude x naught. Its energy is half kinetic energy, half potential energy. ये वो पॉइंट होगा जहाँ काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस और पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस आपस में इक्वल होंगी। वहाँ पे टोटल का हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल का हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस 1/2 से कैंसिल आउट हो गया। एक्स नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, यहाँ से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2x² इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, यहाँ से x निकाल लें, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो योर आंसर इज एक्स नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। इस डिस्प्लेसमेंट पर जो है जाकर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है जी, इफ अ पार्टिकल इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स इमेज वुड एग्जीक्यूट जो है बेटा हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो पार्टिकल है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है लॉन्ग द डायमीटर दैट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें याद रखना ये है कि अगर इसकी मोशन यूनिफॉर्म हो तब हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। सो अगर इस पार्टिकल की मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो तब हम उसको वाइब्रेटरी मोशन तो कह सकते हैं, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। सो इसकी इमेज का मतलब है उसका प्रोजेक्शन। बुक में हमने इस वर्ड को एज ए प्रोजेक्शन पढ़ा था कि इसका जो प्रोजेक्शन है लॉन्ग द डायमीटर विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो बेटा इसका आंसर जो है आपका चार्ली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट। हमारे पास जो है बेटा ये जो इक्वेशन गिवन है इसको कंपेयर करना है, विल गेट द आंसर। टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इनटू टी। हमें गिवन इक्वेशन x इज इक्वल 0.01 साइन 100 पाई टी। अब जस्ट कंपेयर करोगे, यहाँ एम्पलीट्यूड पूछा होता तो आंसर होता 0.01। यहाँ टाइम पीरियड पूछा है तो आप कंपेयर कर लें, 2 पाई और टी की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ 100 पाई। इसको इक्वेट करें, पाई पाई से कैंसिल और टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 और 100 यानी 0.02 सेकंड। सो इसका आंसर क्या है, चार्ली। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, चार्ली आंसर है। नेक्स्ट बेटा, ऐसे यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर बनता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो किसी भी सरफेस के ऊपर जो है जो सरफेस टेंशन होती है वो नेट फोर्स पर यूनिट जो है वो लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड होती है। सो इसलिए इसका भी यूनिट न्यूटन मीटर पर मीटर होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर होता है, इसलिए आंसर बीटा है। आइडेंटिकल स्प्रिंग्स जो है अगर हम उनको हुक कर दें टुगेदर तो वो सीरीज कम्बिनेशन बनेगा। सीरीज कम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता था 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो यहाँ बेटा आपका आप जब वहाँ वैल्यू पुट करोगे 1/k प्लस 1/k तो ये आपके पास 2/k यानी कि रेसिप्रोकल लेंगे तो k/2 आंसर आ जाएगा, बीटा आंसर बनेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग है तो k1 की वैल्यू भी k पुट कर देंगे, k2 की वैल्यू भी आप k पुट कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। एक कंप्लीट वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ से इसने इधर जाना फिर वापस आना है, तो जाते हुए देखें तो एम्पलीट्यूड कवर होगा, फिर एम्पलीट्यूड कवर होगा, वापस आते हुए 2 टाइम्स एफ एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब आंसर बनेगा डेल्टा। तो इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन में जो वाइब्रेटिंग बॉडी है कितना डिस्टेंस कवर करती है, 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो आंसर इज डेल्टा। Question 21 में if mass attached to a spring is replaced by another mass 4 times then a time period of mass system becomes फॉर्मूला बेटा वही है हमारे पास t is equal to 2 by under root m over k। तो mass अगर 4 times है तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वो 2 times हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम। और वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहता है जब वो पेंडुलम इस तरह से वॉल्व कर रहा हो किसी भी पॉइंट पर, उसका जो टोटल वेट है उसकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होती है, तो डेल्टा आंसर है। एट विच प्लेस सिंपल pendulum विल वाइब्रेट स्लोएस्ट। स्लोएस्ट का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम कहाँ पे होगी। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F = 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर जो है एल। सो माउंट एवरेस्ट पर जो है वो वैल्यू ऑफ जी मिनिमम होगी, सो दैट विल वाइब्रेट स्लोएस्ट। जब स्लो या फास्ट की बात की जाए तो आपने क्या देखना होता है, फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ जी है, तो जहाँ जी की वैल्यू सबसे कम है वहाँ पे वो सबसे स्लोएस्ट होगा, यानी आंसर आपका बीटा बनेगा। नेक्स्ट वही डायग्राम में पूछा गया है कि इनमें से इन फेज पॉइंट्स कौन से होते हैं। याद रखना बेटा, इन फेज पॉइंट्स वो होते हैं जिनकी दो कंडीशंस पूरी हो रही हो। कौन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम होना चाहिए और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होनी चाहिए। तो इसमें आंसर बी और ई है। अब बी और ई इसलिए है, इनका देखें डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है, ये देखें तो वो भी सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ई का जो है वो मीन से डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम है। और दूसरा, बी किस तरफ जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। ई भी किस तरफ जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब है कि दे हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है, इसलिए आंसर है डेल्टा। तो इन फेज पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो दिन की दो सेम चीज़ें होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम होनी चाहिए। Next, at what temperature speed of sound 1.5 times the original value at 27 degrees Celsius? इसमें formula है Vt over V naught is equal to square root of T over T naught. So इसमें बेटा वैल्यूज आपने टेम्परेचर की केल्विन में लेनी है। टी नॉट यानी इनिशियल टेम्परेचर 273 गिवन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 273 करेंगे, छोटे टेम्परेचर में केल्विन में लेना है, ये 300 केल्विन हो गया। Vt जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ V नॉट है, वैल्यू पुट करेंगे। 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ ईजी करने के लिए। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे, वी टी की वैल्यू 3/2 वी नॉट और स्क्वायर रूट टी ओवर टी नॉट की वैल्यू 300 केल्विन, वी नॉट से कैंसिल और टी/300 दोनों तरफ स्क्वायर लें तो 9/4 बन जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करें तो आपके पास केल्विन में आता है आंसर 675 केल्विन, और इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें तो -273 कर दोगे तो इसमें आपका आंसर 402 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। तो डेल्टा आंसर है। ये वाला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर पेपर्स में के लिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट बेटा 23 में साउंड वेव एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। याद रखना है कि वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन होता है वो लैम्डा ओवर एन होता है। लैम्डा एन यहाँ पर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, डेंसर मीडियम का मतलब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब है आंसर आपकी जो है वो यहाँ पर कम होने का मतलब है कि बेटा व्हेन साउंड वेव एंटर फ्रॉम एयर इनटू वाटर, एयर से वाटर में, यस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो स्पीड भी कम होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है बेटा वो बीटा आंसर बनेगा, नॉट जो है इसका आंसर जो है वो अल्फा नहीं है। क्या आंसर बनेगा? बीटा। तो वेवलेंथ इसकी डिक्रीज करेगी तो स्पीड भी डिक्रीज करेगी। इसका आंसर बीटा। ये मार्क जो है वो ठीक नहीं हुआ। इसका आंसर जो है वो बेटा कौन सा बनेगा? बीटा। स्पीड जो है उसकी डिक्रीज करेगी। तो याद रखना है, अगर हम रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना। विद द चेंज इन मीडियम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी विल आपका वेव विल रिमेन सेम, वेवलेंथ भी चेंज होती है और स्पीड भी चेंज होती है। क्योंकि यहाँ वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो स्पीड भी डिक्रीज होनी चाहिए, इसलिए आंसर इसका बीटा बनेगा 23 का। नेक्स्ट जो है जी, इसमें द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज वी नॉट इन एयर, तो डेंसिटी ऑफ द एयर इज इंक्रीज ट्वाइस, डेंसिटी को डबल करें तो न्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट गैमा पी ओवर रो, वेलोसिटी का डेंसिटी के साथ स्क्वायर रूट इनवर्स का रिलेशन है। सो इसका मतलब है अगर आप डेंसिटी जो है वो डबल कर रहे हो तो स्क्वायर रूट 2 टाइम 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 टाइम्स जो है उसके स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, इसलिए आंसर आपका कौन सा बनेगा? बीटा। 22 बहुत सिंपल है, जिस एयरक्राफ्ट जो है इज मूविंग अवे, इसका मतलब है सोर्स जो है वो अवे मूव कर रहा है ऑब्जर्वर से। फॉर्मूला आप यूज करेंगे एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ। आमतौर पर जो क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड, डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड बेटा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आते हैं, इसलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ है। इसमें चूंकि उसने कहा है यू एस क्या है? हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, तो वी की वैल्यू जो यू एस की वैल्यू है मैं वो v/2 पुट कर दूंगा यहाँ पर, वी से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये 2/3 इंटू एफ बनेगा। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ 300 गिवन है, यहाँ 300 पुट करें, इससे कैंसिल आउट हो गया, 100 इंटू 200 क्या आंसर आ जाएगा? 200। तो बेटा 200 हर्ट्ज जो है इसका आंसर बनेगा, चार्ली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जी 24 जो है, इसमें उसने पूछा है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, सो व्हाट परसेंटेज इंक्रीज? तो फॉर्मूला है एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस यू नोट ओवर वी। अब अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा हो, यू नोट कह रहा है कि वो स्पीड ऑफ साउंड का 1/5 है, तो v/5 पुट कर दें, आपका आंसर आया 6/5 एफ। तो इसका मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइनल फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी 6/5 एफ।
अगर परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%। फाइनल है 6/5f, इनिशियल जो है वो f रखेंगे, इनिशियल ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ओरिजिनली होगी डिवाइडेड बाय f, तो 6/5f माइनस f अगर करेंगे तो आपके पास 1/5 आंसर आएगा, f से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर 20% बन जाएगा। तो इसमें आंसर बेटा आपका 20% है, डेल्टा आंसर है। 25 में द नंबर ऑफ लूप्स इन स्टेशनरी वेव जो है डिपेंड्स ऑन किस पे करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे। सो नंबर ऑफ जो लूप्स होते हैं इन स्टेशनरी वेव जो है वो जस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। जैसे आप फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में एक लूप लेते थे, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में जो है वो 2 लूप्स ले लेते थे, स्ट्रिंग के केस में जब बात कर रहा हूँ, एंड अप टू सो ऑन। सो विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाते हैं। तो इसका मतलब आंसर बनेगा डेल्टा। विच वन आर द करेक्ट रिलेशन जो है एफ क्लोज और एफ ओपन। एफ ओपन के लिए फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l, क्लोज पाइप के लिए होती थी v/4l। दोनों की रेशो लें तो 2/1 आंसर आता है। तो एफ ओपन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ एफ क्लोज के इक्वल होती है। ये सिंपल क्वेश्चन था, अल्फा आंसर है। 26 में बेटा बिग एक्सप्लोजन सन पे होता है, तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता, क्योंकि हमारे और जो है वो सन के इन बिटवीन जो है वो क्या है, बेसिकली वो वैक्यूम है, और वैक्यूम में स्पीड साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए आंसर कौन सा है, डेल्टा। 27 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज द चेंज इन मीडियम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि विद द चेंज इन मीडियम जो है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। अगर वेवलेंथ कम होगी स्पीड भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी स्पीड भी बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी विद द चेंज इन मीडियम जो है वेव की चेंज नहीं होती, इसलिए आंसर अल्फा है। 28 में टेम्परेचर अगर जो है वो आपका कहता है एट द टेम्परेचर एट विच स्पीड जो है बिकम्स डबल एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोबारा से वही फार्मूला यूज करेंगे, बी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी ओवर टी नॉट। आपको जो कंडीशन है उसमें कह रहा है डबल हो जाए ओरिजिनल का जो स्पीड है, तो टू वी नॉट ओवर वी नॉट टी नॉट यानी 0 डिग्री सेल्सियस को 273 लिखेंगे। टेम्परेचर हमेशा इस फार्मूले के लिए केल्विन में लेना है, वी नॉट से कैंसिल आउट, यहाँ आएगा 4, और चूंकि दोनों तरफ आपने स्क्वायर लिया है तो यहाँ से t इज इक्वल टू 273 मल्टीप्लाई 4, ये 1092 केल्विन बनता है, इसलिए आंसर आपका अल्फा हो जाएगा। सो इट्स आल्सो इजी क्वेश्चन, पहले भी सॉल्व किया हुआ आपने। अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने बात की है, याद रखना है स्पीड ऑफ साउंड जो होती है दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से साउंड की स्पीड चेंज नहीं होती, इसलिए आंसर अल्फा है। अगर फ्रीक्वेंसी f से 4f भी हो गई है तो स्पीड जो है वो सेम ही रहेगी, अल्फा आंसर है। Next है जी 30 question, a source of sound is moving towards a stationary observer 1/10 of the speed of sound, the ratio of apparent to actual frequency बतानी है। सिंपल है जी, source is moving towards, तो फार्मूला होगा f प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v माइनस us इनटू f, us की स्पीड बताई हुई है v/10, यानी साउंड की स्पीड का 1/10 पहले पुट कर दें, एलसीएम लें, v से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रेशो जो है वो अपेरेंट टू ओरिजिनल बनेगी 10/9। सो इसमें आंसर आपका अल्फा बनेगा। सो बेटा क्वेश्चन पढ़ के आपने सिर्फ ये देखा करें फार्मूला कौन सा यूज होना है, इसमें सोर्स के ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था, इसलिए ये वाला फार्मूला हमने यूज किया है। नेक्स्ट जो है जी द वेव्स सुपरइम्पोज्ड ईच अदर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। अब पाई को आप लैम्डा बाय 2 भी लिख सकते हैं, अब पाई की जगह आप लैम्डा बाय 2 पुट करें, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एन लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ पाई की वैल्यू लैम्डा बाय 2 पुट करें, एन लैम्डा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ जाएगा, तो कंडीशन पूरी हो जाएगी, आंसर बेटा आपका अल्फा बन रहा है यहाँ पर। बाकी कोई आंसर नहीं बनेगा, आप लैम्डा की वैल्यू और पाई की वैल्यू लैम्डा बाय 2 पुट करके देखें, इनमें से किसी केस में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ नहीं बनेगा, जस्ट वन फर्स्ट केस में बनेगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, वो हम सुन नहीं सकते, सो व्हिच अ मैन कैन नॉट हियर, इसलिए बीटा आंसर होगा। लॉन्गिट्यूडल वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, अगर एक वेव जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाकर टकराएगी तो रिफ्लेक्शन जब होगी 180 का फेज चेंज आएगा, सो इसमें आंसर आपका बनेगा चार्ली। और अगर वेव जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो फेज चेंज कोई नहीं होता, उसमें हम आंसर 0 करते हैं। 34 में द टेंशन ऑफ a stress string is made 4 times, then velocity of the wave जो है becomes twice, क्योंकि फार्मूला हमारे पास स्पीड का होता है v is equal to root f over m, यहाँ f टेंशन इन द स्ट्रिंग है, तो अगर हम टेंशन इन द स्ट्रिंग को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो ये चूंकि स्क्वायर रूट के नीचे है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो स्पीड जो है उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 35 में in which of the following Doppler effect are not applicable to find speed of satellite, applicable है, speed of star के लिए applicable है, to find object under water जो है वो उसमें भी हम अप्लाई करते हैं।
ट्यून द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें अप्लाई नहीं होता, डेल्टा आंसर है। इसमें जो है वो बीट्स का फिनोमेना यूज होता था। 36 में स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स जो है, और 460 उसकी जो है वो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अगर वो 2 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दो फार्मूले बेटा याद रखते हैं कि एक nth फ्रीक्वेंसी का fn इज इक्वल टू nv/2l, और nth फ्रीक्वेंसी का फार्मूला nf1 ओरिजिनल का n टाइम्स। सो इसमें जो है वो जब वो फिफ्थ कह रहा है तो n को अगर मैं 5 रखूं तो n इंटू जो है वो आपका v/2l यानी 5 इंटू v/2l, और उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी 460 हर्ट्ज है। f2 हमें यहाँ पे फाइंड करना है जब जो है वो यानी कि f2 का मतलब जब 2 लूप्स हों, और f5 का मतलब जब 5 लूप्स हों। तो n की वैल्यू 2 पुट कर दें इंटू v/2l। अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें तो v/2l कैंसिल आउट, यानी फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से f2 जो है ये 2 को 1 से डिवाइड कर दें, f2 ओवर 460 इज इक्वल टू 2/5। यहाँ से f2 जो है आपके पास जो है वो कैलकुलेट करें 184 हर्ट्ज आ जाएगा। तो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी यहाँ अगर कैलकुलेट करनी हो तो आंसर आ जाएगा 184, और फार्मूला हमने यही वाला यूज़ किया है, fn इज इक्वल टू nv/2l, और उसके अकॉर्डिंग दो इक्वेशंस बन गए, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया एंड गेट द आंसर। 37 बहुत सिंपल है जी। अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है साउंड जो है वो फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, और उसकी रीज़न ये है कि ह्यूमिडिटी की अगर बात करें विद द डिक्रीज इन डेंसिटी जो है आप मीडियम वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीज करती है। तो मॉइस्ट एयर याद रखना लाइटर देन ड्राई एयर होती है बेटा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा था कि जो मॉइस्ट एयर होती है वो ड्राई एयर से जो है वो लेस डेंस होती है। यही वजह है कि अगर यहाँ डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम बीटा आंसर करेंगे, फास्टर इन मॉइस्चर देन इन ड्राई एयर। 38 में व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग, लेंथ एंड डायमीटर डबल करेंगे, क्योंकि ये स्पीड का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट f/m। यहाँ m जो है वो मैस पर यूनिट लेंथ होता है। m जो है m स्टैंड्स फॉर मैस पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी डायमीटर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, अल्फा आंसर है। 39 में विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हिज वॉइस, तो पिच होती है यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है उससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन में जो बॉयज़ और गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस है वो डिफरेंट होती है। सो इसलिए आंसर क्या है बीटा। लास्ट वन बहुत सिंपल है, हमारे पास इक्वेशन होती है वी टी इज इक्वल वी नॉट प्लस 0.61 टी। यहाँ वी नॉट ओरिजिनल वैल्यू है। तो अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी टी की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आंसर इज डेल्टा। याद रहे कि ये फार्मूला स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है, और जो फार्मूला हमने पढ़ा था इसमें ये वाला फार्मूला जो है ये लार्ज अगर चेंज इन टेम्परेचर हो तो उसमें एप्लीकेबल होता है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा 0.61 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड होगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये 6.1 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड इंक्रीज होगी। आई होप सो कि इसमें सारे क्वेश्चंस इजी थे, आप इजी सॉल्व कर लेंगे। लेक्चर में हमने इनको डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब बेटा अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह यूनिट में अभी आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपने जो है वो टेस्ट उतने टाइम में जो है वो कोशिश करनी है, जैसे मैंने कहा था 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। तो अगर ये 40 क्वेश्चन है 40 मिनट्स में आपका जो है ये टेस्ट सॉल्व होना चाहिए, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट वाला इशू भी जो है वो साथ साथ सॉल्व होता जाए। मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जो क्वेश्चन है वो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आई गेट द आंसर्स। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह पाक जो है वो आप लोग को सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके माँ बाप का साया आपके सर पे हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।